हेलो दोस्तों, वेलकम टू द बज़ द ब्रेव मांगा। आज हम ग्लोबल फ्रीज का नया चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं जो मैंने आपके लिए इंग्लिश में रिवराइट किया है। पूरा विजुअल्स और एडिट्स मैंने खुद बनाया है ताकि एक्सपीरियंस स्मूथ रहे। ओरिजिनल मांगा को ऑफिशियल सोर्स से सपोर्ट जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। चैप्टर 2541। परफॉर्मर 1। जब तक सुनियन इस अनियमित अति उच्च गति वाली हलचल के माध्यम से झांग यी के करीब पहुंच सकता है, उसे विश्वास था कि केवल एक प्रहार से वो झांग यी की सभी सुरक्षा को ध्वस्त कर सकता है और उसे मार सकता है। झांग यी अब सुनियन को देख नहीं पा रहे थे। हालांकि उन्हें सुनियन को देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भविष्य पूर्वनिर्धारित है। उन्हें भविष्य के एक निश्चित बिंदु पर अपनी लंबे समय से संजोई गई इच्छा को प्रकट होते देखने के लिए केवल भविष्य को देखने की आवश्यकता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कितनी तेजी से चलता है, क्या वो भविष्य से आगे निकल सकता है। ये लो, झांग यी ने धीरे धीरे दोनों हाथ उठाए, जैसे पूरी एकाग्रता के साथ हवा में रेखाएं खींच रहे हों, या जैसे कोई कंडक्टर किसी ऑर्केस्ट्रा का नेतृत्व कर रहा हो। उनकी हरकतें अविश्वसनीय रूप से सुंदर थी। 1, 2, 10। डायमेंशनल स्ट्रिंग डिसाइफरिंग की दरारें चुपचाप गिरती है, इतनी महीन कि वे नग्न आंखों से लगभग अदृश्य होती है। फिर भी वे अंतरिक्ष में एक सर्वव्यापी जाल बुनती है। ये इंटरसेप्शन, रोकना नहीं है, ये प्रीसेटिंग, पहले से सेट करना है। उन्होंने 5 सेकंड बाद प्रत्येक प्रतिच्छेदन, इंटरसेक्शन को इंगित करने के लिए समय की सेकंड वाली सुई का उपयोग किया, और फिर प्रत्येक लंबे समय से संजोए गए विचार के अपरिहार्य मार्ग पर एक तेज धार तराशने के लिए स्ट्रिंग का उपयोग किया। सुनियन का शरीर अत्यंत तेज गति से चला, दृष्टि और ध्वनि को अपने पीछे छोड़ दिया। हालांकि जैसे ही वो एक अपरंपरागत तरीके से झांग यी के करीब पहुंचने की कोशिश कर रहा था, अचानक पफ की आवाज के साथ उसकी कमर पर एक बड़ा घाव दिखाई दिया। खून का फव्वारा फूट पड़ा। ये बिल्कुल पहले जैसा ही था, एक ऐसा हमला जिसने बिना किसी चेतावनी के उसे मार गिराया। उसने सहज रूप से अपनी कमर मरोड़ी, एक घातक हमले से बच गया, लेकिन उसके कंधे की हड्डी पर दूसरा वार लगा। उसने कूदने के लिए गति का उपयोग करने हेतु अपने गुरुत्वाकर्षण के केंद्र को स्थानांतरित किया, और उसके टखने के पास तीसरी स्थानिक दरार, स्पेशल रिफ्ट, ने उसे धीरे से छुआ, उसकी त्वचा को फिर से फाड़ दिया, और खून पंखे के आकार में फूट पड़ा। ये कैसे हो सकता है? मेरी गति पहले से ही काफी तेज है, तो उसका हमला अभी भी मुझे कैसे पकड़ सकता है? सुनियन दंग रह गया। वो इसे बिल्कुल नहीं समझ सका। ये उसकी समझ से पूरी तरह परे था। नहीं, उसने जरूर कोई ऐसा तरीका इस्तेमाल किया होगा जिसके बारे में मैं नहीं जानता। घबराओ मत, ध्यान से देखो और ध्यान से सुनो। हम निश्चित रूप से उसके हमले के प्रक्षेप वक्र, ट्रेजेक्ट्री, को खोजने में सक्षम होंगे। उसने झांग यी के अजीब हमलों को तोड़ने के लिए गति का उपयोग करने के इरादे से अपना रास्ता जबरदस्ती सीधा किया, ये मानते हुए कि जब तक वो काफी तेज है, प्रतिद्वंद्वी के हमले उसे पकड़ नहीं सकते। हालांकि कुछ बेरहम हुआ। 5वीं स्थानिक दरार उसकी पसलियों के पास से गुजरी, जिससे पेपर कटर की तरह एक लंबा घाव हो गया। आह! लंबे समय से दबी हुई दहाड़ समुद्री हवा से बिखर गई, और खून कई गंदी रेखाओं में बहने लगा। उसकी शारीरिक वृत्ति ने पागलों की तरह काम किया। उसकी मांसपेशियां घाव को कसकर गले लगाने की कोशिश करते हुए दरारों में मुड़ गई और मुड़ गई, लेकिन हर बार जब वो उसे गले लगाने में कामयाब होता, तो एक और अदृश्य ब्लेड बेरमी से कहीं और मांस को काट देता। उसका कॉम्बैट सूट काफी अच्छा था, लेकिन फैंग वुल्फ कबीले का तकनीकी स्तर वुलुआन साम्राज्य के स्तर पर ही लग रहा था। साधारण कॉम्बैट सूट नाइट्स के लिए बहुत अधिक सुरक्षा प्रदान नहीं करते हैं। इसके अलावा झांग यी के डायमेंशनल स्ट्रिंग सॉल्यूशन का सामना करते समय, जो सीधे द्विआयामी, 2 डायमेंशनल स्थान को ढहने का कारण बनता है,
जिसकी विनाशकारी शक्ति अकल्पनीय है। खून के छींटे पड़े और दोनों के बीच लड़ाई 2 सेकंड से भी कम समय तक चली। हालांकि सु नियन के शरीर पर 1 दर्जन से अधिक जगहों पर कट लग गए थे। हालांकि चोटें घातक नहीं थी, फिर भी वे काफी गंभीर थी। यदि इसकी शक्तिशाली संवर्धित काया, एनहांस्ड फिजिक नहीं होती तो ये बहुत पहले ही टुकड़ों में कट गया होता। इस दृश्य ने सभी को डरा दिया और अवाक कर दिया। आयोजन स्थल के किनारे पर आयरनक्लैड कबीले के गुशान ने आखिरकार हंसना बंद कर दिया और उनके कंधे के कवच के अंदर के रूडर दांत, रडर टीथ, धीरे से जुड़ गए। क्या ये एक स्थानिक आयामी स्लैश, स्पेशल डायमेंशनल स्लैश है? नहीं, ये कोई नियमित स्थानिक कट नहीं है। यहां तक कि एक आयामी स्लैश में भी अनुसरण करने के लिए एक स्थानिक प्रक्षेप वक्र होगा। क्या ये उच्च स्तरीय स्थानिक क्षमता का अनुप्रयोग हो सकता है? सेलेस्टियल कबीले के बादल स्तंभ का आयाम काफी बढ़ गया। ऐसा लग रहा था जैसे सु नियन के चारों ओर अदृश्य दीवारें थी, जिससे उसके लिए अराजकता, केओस की नाकाबंदी और गला घोंटने से बचना मुश्किल हो गया, चाहे वो कितना भी तेज क्यों न हो। कबीले के 3 सांपों के सिरों ने एक साथ अपनी जीभ निकाली। ये ऐसा है जैसे भविष्यवाणी और निर्णय एक के ऊपर एक आरोपित, सुपरइम्पोज्ड हो। उन्होंने सु नियन की हरकतों का पहले से ही अनुमान लगा लिया था और हर हमला सटीक रूप से लगा। वहां मौजूद सभी लोग असंख्य नस्लों के बीच उत्कृष्ट व्यक्ति थे और स्वाभाविक रूप से कई लोग गहरी अंतर्दृष्टि वाले थे जिन्होंने जल्दी ही सुराग देख लिए। हालांकि भले ही इसका पता चल जाए, ये बेकार है। भविष्य की भविष्यवाणी, डायमेंशनल स्ट्रिंग डेसिफ्रिंग और आयामी द्वार मिलकर एक कछुआ खोल, टॉर्टस शेल फॉर्मेशन बनाते हैं जो अपराध और रक्षा को एकीकृत करता है। भले ही आप इसे देख लें, आप अज़हाए रहेंगे। 6ठी पीढ़ी के मानव पक्ष में यह देखकर कि झांग यी ने स्थिति पर नियंत्रण कर लिया है, वे सभी उत्साहित हो गए। जैसा कि अपेक्षित था, हमें अभी भी केस पर भरोसा करना होगा। उन्होंने चंद्रमा पर पहले से ही दुर्जेय क्षमताओं का प्रदर्शन किया था। अब वो और भी मजबूत है, जो उन्हें वास्तव में विश्वसनीय बनाता है। उन्होंने अपनी मुट्ठियां भींच ली, आसमान में प्रक्षेपण, प्रोजेक्शन को ध्यान से देखते हुए प्रार्थना की कि झांग यी जीते। झांग यी की हरकतें तेज नहीं थी, बल्कि शांत और सुंदर थी। वे एक अदृश्य कलम के साथ हवा के बीच में क्षणों का जाल, वेब ऑफ मोमेंट्स, स्केच करते हुए लग रहे थे। जहां स्ट्रिंग कटती है, वहां हवा का झोंका भी उत्पन्न नहीं होता। केवल कटने वाला मांस और खून ही दर्शकों को याद दिलाता है कि वहां एक स्थानिक दरार है जो वर्णन से परे तीक्ष्ण है। बार बार घायल होने के बावजूद सु नियन की शक्तिशाली रिकवरी क्षमता और बढ़ी हुई लचीलापन ने उसे तुरंत ढहने से रोक दिया। इसके बजाय वो और भी क्रोधित और क्रूर हो गया, जैसा कि एक एनहांसमेंट प्रकार, एनहांसमेंट टाइप के डेविल फ्रूट उपयोगकर्ता से अपेक्षित था। बार बार चोटें सहने के बाद भी उसने अपना संयम नहीं खोया। शक्तिशाली सुरक्षात्मक क्षमता वाली ढाल और शरीर की प्रतिक्रिया गति के कारण शरीर फटने के क्षण में भी वो टुकड़ों में नहीं कटा। जैसा कि अपेक्षित था, नाइट्स को मारना इतना आसान नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम मुझ पर 1000 बार, 10,000 बार हमला कर सकते हो। जब तक मेरे महत्वपूर्ण अंग क्षतिग्रस्त नहीं होते, मैं नहीं मरूंगा। लेकिन तुम्हारे पास केवल एक ही मौका है। सु नियन की आंखें ठंडी और दूर की थी। उसे शारीरिक दर्द की बिल्कुल परवाह नहीं थी। फैंग वुल्फ कबीला अत्यंत युद्धप्रिय था और बचपन से ही वो और उसके साथी अत्यंत क्रूर प्रशिक्षण से गुजरे थे। अब भी वो चोटों को सहने की अपनी क्षमता को प्रशिक्षित करने के लिए हर दिन खंजर और कटीले चाबुक से अपना खून बहाता है। अचानक रणनीति बदलते हुए उसने अपनी कमर अंदर की ओर मोड़ा। उसका पूरा भेड़िया शरीर जमीन पर एक पतली रेखा बना रहा था, प्रकाश की एक लकीर की तरह। जब वो झांग यी के निचले शरीर की ओर बढ़ा, वो वास्तव में झांग यी के पैरों तक पहुंचने के लिए
न्यूनतम संभव बल का उपयोग करने और करीब से पासा पलटने के लिए शैटरिंग बाइट देने का इरादा रखता था। झांग यी ने बहुत पहले ही उसके बारे में सब कुछ देख लिया था और उनके होठों पर एक तिरस्कारपूर्ण मुस्कान आ गई। उन्होंने अपने पैरों के नीचे के स्थान से एक अत्यंत लंबी और संकरी स्ट्रिंग निकाली, जैसे किसी वाद्य यंत्र से सबसे महत्वपूर्ण तार निकालना। जिस क्षण सु नियन शीर्ष गति से जमीन पर फिसला, गायब स्ट्रिंग सड़क को अवरुद्ध करने वाला एक स्टील का तार बन गई, जो मोटरसाइकिल सवार द्वारा अपनी गर्दन पेश करने का इंतजार कर रही थी। और ये स्ट्रिंग सु नियन की गर्दन पर दिखाई दी। कड़क, क्लैंग, अदृश्य तार कांपते हुए प्रतीत हुए, हत्या की एक धुन बजा रहे थे। सु नियन को लगा जैसे उसने संगीत फिर से सुना और उसका तेजी से बढ़ता शरीर रुक नहीं सका। वो केवल छलांग लगा सकता था और इधर उधर भाग सकता था, लेकिन अगले ही पल उसके चारों ओर जो दिखाई दिया वो अनगिनत स्थानिक दरारें थी, जो एक जाल की तरह घनी थी। चैप्टर 2542 परफॉर्मर 2। झांग यी 5 सेकंड से उसके करीब आने का इंतजार कर रहे थे और उन्होंने उसके लिए एक घातक जाल बुन लिया था। पफ पफ पफ, आयामी दरार ने बेरमी से सु नियन के शरीर को काट दिया, जिससे भारी मात्रा में खून की फुहारें निकलने लगी और दरार के भीतर के चरम अंधेरे को धुंधला सा देखा जा सकता था। सु नियन आखिरकार इसे और सहन नहीं कर सका और दर्द से भरी एक भेड़िया जैसी दहाड़ निकाली। यहां तक कि सबसे सख्त आदमी भी इस तरह की यातना को बर्दाश्त नहीं कर सकता था, जैसे कि उसे टुकड़ों टुकड़ों में फाड़ा जा रहा हो। तभी उसे धुंधला सा कुछ एहसास हुआ। क्या वो समय और स्थान दोनों को जोड़ने वाली क्षमताओं वाला उपयोग करता है? केवल स्थानिक विभाजन, स्पेशल सेगमेंटेशन और लौकिक भविष्यवाणी, टेम्परल प्रेडिक्शन के माध्यम से ही वो उसकी अति उच्च गति वाली गति के दौरान उसकी हर एक क्रिया की इतनी पूरी तरह से भविष्यवाणी कर सकता था। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। सच्चाई का एहसास होने तक वो झांग यी द्वारा बेरमी से नियंत्रित किया जा चुका था और गंभीर रूप से घायल हो गया था। अंतरिक्ष के भीतर मछली पकड़ने वाले जाल के समान अनगिनत दरारें भयानक विनाशकारी शक्ति रखती है। यदि वो अपने घायल शरीर के साथ लड़ना जारी रखने के लिए खुद को मजबूर करता है, तो संभावना है कि वो मारा जाएगा। क्या हम जारी रखें? झांग यी ने अपनी उंगलियां पीछे खींच ली, अपनी हथेली खोली, जैसे किसी देर से आने वाले को बैठने के लिए आमंत्रित कर रहे हों। यदि लड़ाई जारी रहती है तो मैं गारंटी नहीं दे सकता कि क्या हो सकता है। झांग यी का स्वर उदासीन था और इस लड़ाई की शुरुआत से लेकर अब तक वो बिना एक इंच हिले एक ही स्थान पर बने रहे हैं। सु नियन की छाती जोर जोर से फूल रही थी और पहली बार एक प्रकार का झटका, जिसे उसने स्वीकार करने से इनकार कर दिया था, उसकी सुनहरी खड़ी पुतलियों में सतह पर आ गया। उसने अपने दांत पीस लिए, फिर से फटने की कोशिश की। झांग यी की उंगलियों के पोर फिर से थोड़े कांप उठे, जैसे वो लापरवाही से हवा में धूल के एक कण को पोंछ रहे हों। सु नियन के कंधे पर एक नया घाव दिखाई दिया। दरार ब्लेड की धार जैसी साफ थी। भेड़िए के फर से काले रीफ पर गर्म खून टपक रहा था। मैं, सु नियन दबी हुई आवाज में गुर्राया। उसका स्वर जंगलीपन और आक्रोश से भरा था। मैं आत्मसमर्पण करता हूं। उस हार मानने के बाद समुद्री हवा अचानक एक पल के लिए साफ हो गई, मानो सारा शोर दब गया हो। विदेशी दर्शक एक पल के लिए शांत हो गए, फिर स्वतः ही विभिन्न फुसफुसाहटें उठने लगी। गुशान ने अपनी पलकें झुका ली। 6 पीढ़ियों के बीच ऐसा शक्तिशाली प्राणी है। फैंग वुल्फ कबीले का सु नियन बहुत मजबूत है, फिर भी उसने उसके साथ उस हद तक खिलवाड़ किया कि वो पलटकर लड़ने में असमर्थ हो गया। 3 सिर वाली नस्ल के तीनों सांप के सिरों ने एक दूसरे की ओर देखा। केस, हम सभी ने वो नाम याद कर लिया है। टाइटन दिग्गज ने अपना बड़ा हाथ वापस खींचा और सिर हिलाया। सचमुच, बौनों के बीच
इस प्रकार का एक बलवान है। कमजोर 6 पीढ़ियों के बीच वास्तव में इस ताकत का एक बलवान है। ऐसा लगता है कि हमें 6 पीढ़ियों की ताकत का पुनर्मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। मानव पक्ष में मॉर्गन पानी से बाहर निकली उस मछली की तरह थे जिसे अचानक वापस पानी में डाल दिया गया हो। उन्होंने एक लंबी सांस छोड़ी, अपनी कुर्सी पर वापस बैठ गए और पहली बार उनके चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान आई। केस बहुत बढ़िया, बिल्कुल शानदार। किंग आर्थर ने अपनी तलवार की मूठ पकड़ ली और उत्साह से चिल्लाए, अब हमारे पास बातचीत जारी रखने का आधार, लेवरेज है। कमरे में मौजूद दोनों लोगों पर सबकी नजरें टिकी थी, खासकर जब से उन्होंने फैंग वुल्फ कबीले के विशेषज्ञों की ताकत को देखा था। वे अच्छी तरह जानते थे कि ऐसा नहीं था कि सुन नियन की ताकत अपर्याप्त थी, लेकिन केस नाम का यह आदमी बहुत ही शक्तिशाली है। प्राचीन नस्लों के बीच एक शक्तिशाली व्यक्ति ने झांग यी को ध्यान से देखा। समय और स्थान दोनों ही उच्च स्तरीय अलौकिक गुण हैं। ये अविश्वसनीय है कि कोई एक साथ दोनों क्षमताओं का स्वामी हो सकता है और उन्हें काफी उच्च स्तर तक पहुंचाया है। ये आदमी ध्यान देने योग्य है। जब तक वो गिरता नहीं, उसका भविष्य उज्जवल है। झांग यी ने सुन नियन को नहीं मारा। आखिरकार इस स्थिति में उसे मारना उचित नहीं होता। इसके अलावा फैंग वुल्फ कबीले के अन्य शक्तिशाली सदस्य भी इस क्षेत्र पर लालची नजरों से देख रहे हैं। उन्होंने दया दिखाई, जो फैंग वुल्फ कबीले पर एक एहसान था। क्या आप कह रहे हैं कि उन्होंने मोराना को भी छोड़ दिया था? क्षमा करें, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। सुन नियन खड़ा हो गया। एक शक्तिवर्धक, पावर एनहांसिंग उपयोगकर्ता के रूप में वो तब तक जल्दी ठीक हो सकता था जब तक चोट घातक न हो। उसने झांग यी को गहरी नजर से देखा, फिर अपना एक हाथ अपने सामने रखा और सम्मानपूर्वक कहा, मैं स्वीकार करता हूं कि मैंने 6 पीढ़ी पहले आपको कम आंका था और मैं यहां आपसे अपनी माफी व्यक्त करना चाहता हूं। अपना वादा निभाते हुए उसने ईमानदारी से झांग यी से माफी मांगी। झांग यी ने सिर हिलाया। यह सिर्फ एक दोस्ताना आदान प्रदान है। मेरा लक्ष्य अभी भी सभी के साथ शांतिपूर्वक बातचीत करना है, सशस्त्र संघर्ष में शामिल होना नहीं। दोनों जल्दी ही वार्ता स्थल पर लौट आए। झांग यी ने प्रत्येक जातीय समूह के प्रतिनिधियों को सिर हिलाकर अभिवादन किया। उनका स्वर अभी भी कोमल था। सभी को इंतजार करवाने के लिए मैं माफी चाहता हूं। अब हम सभी जातीय समूहों के बीच ये बातचीत शुरू कर सकते हैं। जैसे ही उन्होंने बात की, उन्होंने अपनी निगाहें वापस विदेशियों की सीटों की ओर घुमा दी। उनकी नजर फैंगवुल्फ कबीले, आयरनक्लैड कबीले, टाइटन कबीले और स्काई कबीले पर पड़ी। ये 4 प्राचीन सभ्यताएं सभी प्रतिभागियों के बीच 6 पीढ़ियों के प्रति सबसे अधिक शत्रुतापूर्ण थी। उनके अंतिम शब्द सुन नियन पर गिरे। मैं बलवानों का सम्मान करता हूं, लेकिन मैं नियमों का और भी अधिक सम्मान करता हूं। आज एक सभा है, शिकार नहीं। जो कोई भी मैदान साफ करना चाहता है, उसे पहले सावधानी से सोचना चाहिए कि क्या वे एक खूनी लड़ाई के परिणाम भुगतने के लिए तैयार है। सुन नियन ने अपना सिर झुका लिया और चुप रहा, जबकि उसके बगल में फैंग वुल्फ कबीले के एक अन्य शक्तिशाली सदस्य, सफेद और भूरे रंग के फर वाले एक लंबे वेयरवुल्फ क्रोबा ने बात की। याद दिलाने के लिए धन्यवाद। अब जब आपकी क्षमताओं को पहचान लिया गया है, तो हम बैठ सकते हैं और बातचीत कर सकते हैं। जब सब बोल रहे थे, तो उनकी निगाहें सिर्फ झांग यी पर थी। जहां उन्होंने झांग यी की क्षमताओं को स्वीकार किया, वहीं उन्होंने दूसरों के प्रति बहुत कम सम्मान दिखाया। आखिरकार मॉर्गन और उनके जैसे लोगों को उनके अपने समुदाय के भीतर केवल तीसरे दर्जे का माना जाएगा। अच्छा, झांग यी ने सिर हिलाया। चलो जारी रखते हैं। झांग यी अपनी सीट पर लौट आए। उनकी आवाज स्थिर थी। सज्जनों, हमें अभी भी बातचीत की मेज पर अपना काम खत्म करना है। लड़ाई के कारण आए तूफान का शोर अभी थमा नहीं था और समुद्र के ऊपर का आसमान एक अदृश्य धागे से रुका हुआ लग रहा था।
आसपास के क्षेत्र में केवल लहरों की आवाज बची थी। झांग यी केंद्र में बैठे वहां मौजूद विभिन्न जातीय समूहों और देशों के प्रतिनिधियों का सर्वेक्षण कर रहे थे। उनकी आवाज तेज नहीं थी, फिर भी इसने हर किसी को अनजाने में अपनी पीठ सीधी करने पर मजबूर कर दिया। अब हम भविष्य के बारे में बात कर सकते हैं। एक क्लिक के साथ आयनक्लैड कबीले के सदस्य गुशान ने अपनी विशाल भुजा मेज पर रखी। कवच की प्लेटें बंद हो गई और धातु के आपस में रगड़ने की धीमी गड़गड़ाहट एक गुफा में बिजली गिरने जैसी लगी। उन्होंने बोलने से पहले 3 सांसों तक झांग यी को घूर कर देखा, फिर शांति से बोले, आपने खुद को साबित कर दिया है। आपने ये भी साबित कर दिया है कि 6 पीढ़ियां उतनी बुरी नहीं थी जितनी अफवाहें थी। लेकिन सभी नस्लों की वंशावली में आप मनुष्यों की 6 पीढ़ियां अभी भी केवल निम्न स्तर की हैं। हम आपको जमीन पर बने रहने की अनुमति दे सकते हैं, लेकिन आपकी कुल संख्या एक बीज के रूप में घटाकर 1% की जानी चाहिए। जहां तक क्षेत्र का सवाल है, उसे भी छोड़ना होगा। एक आंख वाले टाइटन योद्धा गुचावे ने एक ऐसे इशारे के साथ सिर हिलाया जो किसी भी कठोर आवाज से अधिक विनम्र था। 6 पीढ़ियों ने बहुत अधिक भूमि पर कब्जा कर लिया और बहुत अधिक लोग थे, और उनकी ताकत उनके क्षेत्र के अनुरूप नहीं थी। सफाई आवश्यक है। हम ऑस्ट्रेलियाई भूमि को आपके घर के रूप में छोड़ सकते हैं। इस वैश्विक प्रवास को पूरा करने के लिए आपके पास 10 दिन है। यहां आज का चैप्टर एंड होता है। मुझे उम्मीद है आपको यह पसंद आया होगा। कृपया मेरे गेमिंग चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मैं सर्वाइव करने और कंटेंट बनाते रहने की कोशिश कर रहा हूं। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। थैंक्स। ये था आज का चैप्टर। आपको एपिसोड कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप मांगा स्टोरीज एंजॉय करते हैं तो वीडियो को लाइक करें और बस द ब्रेव मांगा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।